तुम भी छुट्टी। देखिए यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर हमने ये डायग्राम लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये वी ए है, ये वी बी है, मैंने 2 पॉइंट लिए। ये हाई पोटेंशियल है, वी ए ग्रेटर देन वी बी के, लिखा हुआ है पहले से ही, बहुत वेल प्रिपेयर्ड है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, एफ की वैल्यू होती है क्यू इंटू ई, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्यू की वैल्यू माइनस ई के इक्वल होगी, ये ई हो जाएगा। तो एक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, एफ ई अपॉन एम ई के इक्वल होगा। एफ ई की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ई इंटू ई अपॉन एम ई के इक्वल। तो यहां से ये वैल्यू आएगी। अब यहां से एक्सीलेशन आ गया, तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी में हम वैल्यू पुट करेंगे। वेक्टर v इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, a की वैल्यू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम ई इंटू टाउ हो जाएगा। ये जो टाउ लिखा हुआ है, ये वो टाइम होता है जब जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, वो यहाँ पर टाउ है। ओके, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। बी डी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। इसका ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बोर्ड, कोई बुराई नहीं है। हो गया, इतना कठिन डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा? कुछ नहीं था, ये यहाँ से इतना ही तो है। फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन पे, उसके बाद एक्सीलेशन, फिर यहाँ पर पुट कर देना। एक रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। आई यहाँ पर करंट है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। टाउ जो होता है यहाँ पर, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये यहाँ पर हमने मीन फ्री पाथ समझाया है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो सक्सेसिव कोलिजन की लेंथ होती है, उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो यहां से वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए के आ जाएगा। वी डी इज इक्वल टू एल अपॉन डेल्टा टी, एल इज इक्वल टू वी डी इंटू डी डेल्टा टी लिखेंगे, डेरिवेशन कर रहे हैं दूसरे का। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसके अंदर। ये कंडक्टर हमने लिया है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो यहाँ पर इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो जो चार्ज फ्लो करेगा उसको हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ये n इंटू वी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस v वॉल्यूम से फ्लो कर रहे हैं, इनटू चार्ज। और इस v वॉल्यूम की वैल्यू होगी एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ की वैल्यू है वी डी इंटू डेल्टा टी। देखिए इसको समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, आसान भी है। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो डेल्टा टी टाइम में ये कुछ लेंथ कवर करेंगे, एल। एल की जो वैल्यू होगी, ये वी डी इंटू डेल्टा टी की हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस वी डी इंटू डेल्टा टी होगी। तो ये वॉल्यूम में कितना चार्ज फ्लो किया वो हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम पहले निकालेंगे, एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमने n लिए हैं, तो इस टोटल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम निकाल लेंगे। तो वो हम इस वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इसका टोटल चार्ज निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई ओम्स लॉ बता चुके हैं, अभी तो बताए थे। हाँ, साउंड नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे।
वॉल्यूम को ए वी डी इंटू डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा एन ई ए वी डी के इक्वल। एक मिनट, ये डेल्टा क्यू की वैल्यू एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी आ गई है, और यहां से करंट लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, फिर डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई की वैल्यू एन ई ए वी डी हो जाएगी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओम्स लॉ बता देंगे। वैसे अपन ओम्स लॉ डिस्कस किए थे लेकिन साउंड नहीं जा रहा था। देखिए ओम्स लॉ मैंने बताया था, लेकिन उस समय साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम थी, देख लीजिए, वैसे एक बार बता चुका हूँ। देखिए ओम्स लॉ जो है बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम लिया है, ये एक वायर है रेजिस्टेंस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो यहाँ पर जब हम वायर के क्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इस वायर रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है। ओके, तो जब हम रेजिस्टेंस से बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होती है। अब ओम ने जो बताया था कि इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पर इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है V, वो इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होगा। जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां से प्रोपोर्शनल का जब हम साइन रिमूव करते हैं तो ये I इंटू आर के हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये ओम ने बताया था। ओके, तो सिंपल इतना सही है। अगर हम किसी बैटरी से कोई करंट फ्लो कराते हैं तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ये लेक्चर बहुत बेकार होने वाला है आज का मेरा, इसमें आवाज की प्रॉब्लम। अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कॉपर वायर इफ इट हैज 1 एम्पियर करंट थ्रू 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दी गई है, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी होता है। I की वैल्यू 1 एम्पियर है, n की वैल्यू 5 इंटू 10⁻28, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसको 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉल्व करेंगे तो Vd की वैल्यू 1 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻19 में -6 को ऐड करेंगे, -25, और इसमें ये 10⁻³ बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 हो जाएगा, और 4 से 1 में डिवाइड करेंगे 0.25 इंटू 10⁻³ इतना ही लिख लेते हैं। चलिए 2.5 इंटू 10⁻, कुछ गलत लिख गया है, हाँ 10⁻³ है ना, क्यों लिखे और नहीं छोड़ते। देखिए ये Vd की वैल्यू आ गई, चलिए लिख देते हैं 2.5
सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल। चलिए एक यहाँ पर और अच्छा सा डेरिवेशन है। आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए बी डी के, और बी डी इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम ई इंटू टाउ होता है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट पे बी डी को पुट कर सकते हैं, ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम ई। आई अपॉन ए हो जाएगा जे के इक्वल, और ये एन ई इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर, और ये टाउ अपॉन एम ई इंटू कैपिटल ई। तो जी जे हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वैल्यू लिखी है, इसको अपन लिखते हैं सिग्मा। जे इज इक्वल टू जो रिलेशन होता है वो सिग्मा इंटू ई के इक्वल होता है। तो यहां से सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई के इक्वल आती है, ये सिग्मा की वैल्यू आती है। इसको अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो ये इस तरह से इसका करंट में डेरिवेशन होता है, सिंपल है। ओके, समझ गए। इसके बाद देखिए मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी इज डिफाइंड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मोबिलिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने फाइंड की थी, ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू टाउ। इसको पुट करेंगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई इंटू टाउ अपॉन एम ई के होगा। इसका भी डेरिवेशन कराए थे, तो आई होप आपको पता होगा। इसके बाद देखिए ये कार्बन रजिस्टर जो होता है बहुत आसान है। कार्बन रजिस्टर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमने 3 कलर लिए हैं, वैसे आप 4 कलर भी ले सकते हैं। वैसे 4 कलर होते हैं, यहाँ पर हमने 3 कलर लिए हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, और चौथा कलर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो हम रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो जो पहले 2 कलर होते हैं उनकी नंबर वैल्यू लिखते हैं। ये येलो की नंबर वैल्यू होती है 4, ब्लू की नंबर वैल्यू होती है 6, और ग्रीन की नंबर वैल्यू, ग्रीन का मल्टीप्लायर लिखेंगे तो 10 पावर 5 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। और जब चौथा कलर को प्रेजेंट नहीं है, जब कोई कलर नहीं होता तो उसकी हम टॉलरेंस लिखते हैं, और जब कोई कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेंस होती है 20%। तो ये प्लस माइनस 20% आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस होगा इसके लिए। अब देखिए ये गोल्ड दिया, सॉरी ये कलर दिए गए हैं, इनके लिए आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये ब्लू फर्स्ट है, ये सेकंड ग्रीन, तीसरा येलो, और चौथा गोल्ड है। तो आपको पता होनी चाहिए गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है। फर्स्ट जो कलर है उसका नंबर वैल्यू कितना होगा, ब्लू का, ग्रीन का, और येलो का मल्टीप्लायर कितना होगा, तो आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ट्राई करिएगा। देखिए नेक्स्ट फार्मूला है, ट्राई करिएगा। अभी ट्राई कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखिए टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस तरह से डिपेंड करता है वो हम इसमें बताएंगे। यहाँ पर हम T इक्वल टू 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं उसको हमने R नॉट लिया है। जनरल टेम्परेचर T पे जो हम टेम्परेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे वो R लेंगे। तो ये टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा टी के इक्वल होता है। यहाँ पर T जो है उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे, एल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो ये फार्मूला है, याद करना पड़ेगा आपको।
इसी तरह से रजिस्टिविटी के लिए होता है, T इज इक्वल टू 0 पे हम यहाँ पे रजिस्टिविटी को रो नॉट लिखेंगे। जनरल टाइम T इज इक्वल टू T पे रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस बीटा टी। तो यहाँ पर देखिए हमने जो बीटा है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी लिखा है, मैंने माना है, आप अल्फा लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए इस पे ये क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस thermometer at the ice point is 5 ohm and at steam point is 5.5 ohm when the thermometer is inserted in a hot bath. The resistance of platinum wire is 6 ohm. Calculate temperature of the bath. देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है T इज इक्वल टू, अब आइस पॉइंट जो होता है T की वैल्यू 0 डिग्री पे होता है, ये T इज इक्वल टू 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है ये R नॉट की वैल्यू 5 ओम दी है। T इज इक्वल टू स्टीम के लिए जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो 100 डिग्री लेते हैं। 100 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये आपकी 5.5 ओम है। और यहाँ पर ये T इज इक्वल टू T पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 6 ओम है, ये T की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने फार्मूला बताया था उसमें हम पुट करेंगे R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी में R की वैल्यू है ये 100 डिग्री पे लेंगे, ये हो जाएगा 5.5, R नॉट की वैल्यू 5, 1 प्लस अल्फा हमको फाइंड करना है, T की वैल्यू 100 होगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 1.1 हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा इंटू 100, इसको ट्रांसफर करेंगे 0.1 इज इक्वल टू 100 एल्फा के होगा, तो एल्फा की वैल्यू 0.1 अपॉन 100 यानी 10 पावर -3, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा की। अब इसके बाद हम से जो थर्ड केस है उसमें पुट ये T इज इक्वल टू T के लिए पुट करेंगे R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा T, ये 6 ओम है, R नॉट की वैल्यू 5, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू 10 पावर -3, ये T आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6 अपॉन 5, तो यहाँ पर 6 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1.2, और इसको 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं -1, ये 10 पावर 3 इंटू टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 0.1 बचेगा। 1.2 से जब हम 1 लेस करेंगे तो 0.2 होगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाई, कुछ गलत लिख गया, 10 पावर -3, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 पावर 3 यानी 200 डिग्री, तो ये टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 200। इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम यहाँ पर सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें जो करंट फ्लो करती है सभी रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करती है। यहाँ पर भी आई करंट होगी, इसमें भी आई करंट होगी, और इसमें भी आई करंट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है करंट सेम रहती है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सभी वायर की सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस वो डिफरेंट होता है। बहुत अच्छा पॉइंट इसमें हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल लिया है वो V1 लिया है, सेकेंड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V2 है, थर्ड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V3 है। तो V1 की वैल्यू होगी IR1
शायरी जरूर। V2 की वैल्यू होगी IR2, V3 की वैल्यू होगी IR3। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोटेंशियल ये E है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस का डायग्राम लिया है, तो ये E की वैल्यू यहाँ पर I इंटू आर इफेक्टिव होगी, और E जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। यहाँ पर हम E की वैल्यू I इंटू आर इफेक्टिव पुट करेंगे, यहाँ पर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I इसमें कैंसिल हो जाएगा, R इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के। और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा R ग्रेटेस्ट से भी बड़ा होता है। क्लियर? तो ये R इफेक्टिव की वैल्यू ग्रेटर देन R ग्रेटेस्ट की होती है। इसके बाद इसमें आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सब्र करिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हमने ये R1 रेजिस्टेंस लिया, ये R2 और ये R3 है। तो यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो तीनों रेजिस्टेंस से हम करंट देखेंगे। यहाँ पर हम I1 करंट मान लेते हैं, इसमें I2 करंट और इसमें I3 करंट। और ये मैंने इसके बगल में इसका इफेक्टिव डायग्राम लिया है। यहाँ पर R इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब होता है वो समझ लीजिए, यहाँ पर हमने तीन रेजिस्टेंस लिए। कितने रेजिस्टेंस लिए हैं? तीन रेजिस्टेंस, थ्री रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पर जब हम इस बैटरी को लगाएंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी ये I करंट है। ये तीन रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाए, तो ऐसा कि कौन सा रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएं इसके साथ, एक रेजिस्टेंस इस बैटरी के साथ में जो अभी करंट फ्लो हो रही है, वही करंट तब भी फ्लो हो जब हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखिए यहाँ पर उसी को हम बता रहे हैं। यहाँ पर हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो जो पहले फ्लो हो रही थी वही करंट फ्लो होगी। तो अब देखिए ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो जो पैरेलल में होते हैं रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर करंट डिफरेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर हम I1 I2 I3 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ये E हमने लिया है, तो I1 की वैल्यू जो हम लिखेंगे तो ये E अपॉन R1 के हो जाएगा। I2 की वैल्यू जो होगी वो E अपॉन R2 के इक्वल होगी, और I3 की जो वैल्यू होगी वो E अपॉन R3 की होगी। करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये जो इफेक्टिव I है, यहाँ पर देखिए ये I की वैल्यू ये E अपॉन R इफेक्टिव के इक्वल होगी। तो ये I जो इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R इफेक्टिव के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर जो जंक्शन है, यहाँ पर ये जंक्शन है, I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 की होगी। अभी ये लॉ भी बताएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आता है। तो यहाँ पर I की जो वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम I की वैल्यू पुट करेंगे E अपॉन R इफेक्टिव, I1 की वैल्यू E अपॉन R1, I2 की वैल्यू E अपॉन R2 और I3 की वैल्यू E अपॉन R3। ठीक है, ठीक है। तो अरे शायरी सुनने वाले खुद तो चले जाते हैं, यहाँ मुझसे कह रहे हैं शायरी सुनो। सब्र करो। देखिए यहाँ पर इसमें हम E कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। ये 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के होगा। ओके।
तो यहाँ पर आर इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से छोटा होगा। देखिए ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, 3 ओम 4 ओम 5 ओम, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ये 3 ओम 4 ओम 5 ओम ये सीरीज में कनेक्ट है। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर आर ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 3 + 4 + 5 होगी। सीरीज में हम इनको ऐड कर देते हैं, R1 + R2 + R3 की होता है, तो 3 + 4 + 5 12 ओम आ जाएगी। अरे कुछ सुनने को मिलेगा, बाद में मिलेगा। इसके बाद पैरेलल में देखिए ये मैंने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, 3 ओम 6 ओम 9 ओम। तो इसके लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हम देखेंगे तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 + 1/6 + 1/9, इसका जो एलसीएम होगा वो 18 होगा। और ये 6 + 3 9, 9 + 2 11/18, तो यहाँ से आर इफेक्टिव की वैल्यू 18/11 होती है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, वो ध्यान रखिएगा। 1/R इफेक्टिव ये होता है फार्मूला, और 1/R इफेक्टिव ही छोड़ देते हैं। अरे इसको पलटना भी होता है, आर इफेक्टिव लिखेंगे तो ये 18/11 होगा। ओके, तो इस गलती का बहुत ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इतना भी अच्छा। देखिए यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है इस तरह से। तो कौन कौन सॉल्व कर सकता है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग, वैसे कोई बात नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आप देखें, ये ए से कनेक्ट है, और ये पॉइंट यहाँ से ये फिर ए से कनेक्ट है, यानी इसको हम ए, ये भी ए पॉइंट बन गया ना, डायरेक्ट वायर से कनेक्ट है। देखिए ये ए पॉइंट यहाँ पर डायरेक्ट इस पॉइंट से कनेक्ट है, यानी ये भी ए पॉइंट बन गया ना। जब ये ए पॉइंट बन गया तो हम ए से ही ले कनेक्ट कर देंगे जाके डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक लिया, एक रेजिस्टेंस हमने 9 ओम का लगाया, और इसको जब हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस इसी ए पॉइंट से कनेक्ट होगा, और इसके बाद ये रेजिस्टेंस भी देखिए इस ए पॉइंट से कनेक्ट है, तो ये भी ए से कनेक्ट हो गया। सिर्फ यही एक इसमें सबसे अच्छा तरीका है करने का। तो यहाँ पर ये ए से कनेक्ट था ये पॉइंट, तो ये तीनों रेजिस्टेंस ए से कनेक्ट हो गए। अब देखिए इस बी से ये रेजिस्टेंस तो कनेक्ट है डायरेक्ट, लेकिन ये इस पॉइंट से भी डायरेक्ट कनेक्ट है, नहीं ये बी बन गया, यानी ये तीनों ही रेजिस्टेंस बी से कनेक्ट हो गए, यानी ए से भी तीनों कनेक्ट है और बी से भी तीनों कनेक्ट है, यानी तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। अब इसका हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/9 + 1/9 + 1/9 होगा। तो यहाँ पर 9 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, और ये 1/R इफेक्टिव आया है। आर इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको हम पलटेंगे तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बैटरी के बारे में बता रहे हैं, जो सेल होता है बैटरी होती है उसके बारे में बताएंगे। बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। देखिए यहाँ पर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वेरी स्लोली इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी के। कितने टर्मिनल होते हैं, 2। अब इसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। यानी इसके निगेटिव टर्मिनल जो
बैटरी होती है, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है, यहां से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को जो इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में, स्लोली लेके जाने में जो वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलेंगे? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? हेलो, अरे आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, आवाज क्लियर आ रही होगी भाई, अच्छा सिग्नल है भाई। जो सिंबल होता है बैटरी का वो इस तरह से होता है, ये प्लस और ये माइनस। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो बड़ी सी लाइन बनी हुई है, और ये नेगेटिव टर्मिनल छोटा वाला होता है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कंप्यूटर सिग्नल दे रहा है कि भाई ऑडियो अच्छा नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम एक रियल बैटरी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रियल बैटरी। तो रियल बैटरी हमने ली है। रियल बैटरी में उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बैटरी हमने ली है, बैटरी को समझेंगे कैसे? यहाँ पर हम कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इसके क्रॉस जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, वो इसके EMF के इक्वल होता है। यानी जब हम बैटरी से कोई सर्किट कनेक्ट नहीं करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके EMF के इक्वल होता है। ओके, V इज इक्वल टू E नॉट के इक्वल होगा। अब कब इक्वल नहीं होगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर अब इसमें हमने इसको बैटरी को, ये डिस्चार्जिंग मोड है। कौन सा मोड है? डिस्चार्जिंग। तो जब डिस्चार्जिंग मोड में होती है बैटरी, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इससे ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। तो यहाँ पर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे VA माइनस VB। तो यहाँ पर देखिए हम A से B की तरफ चलेंगे, जो पहले हमको सिंबल मिलेगा उससे हम यहाँ पे लिख लेंगे। इधर से चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बैटरी का ये जो बड़ा टर्मिनल होता है, इसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं, तो प्लस E नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन मिल रहा है तो माइनस लिख देंगे, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो इसके क्रॉस होगा वो I इंटू आर के इक्वल होगा। तो ये E नॉट माइनस IR हो जाएगा। ओके, तो V इज इक्वल टू E नॉट माइनस IR के इक्वल होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है जब बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में होती है। स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। और E नॉट जो है वो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में होती है, याद रखिएगा ये फार्मूला, बहुत काम आएगा। अभी 4 दिन बाद पेपर है बोर्ड एग्जाम का, 4 तारीख को। V इज इक्वल टू E नॉट माइनस IR के इक्वल होगा। क्वेश्चन भी है इस पे, पढ़ लीजिए। The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक कार की बैटरी जो है उसका EMF दिया है 12 वोल्ट, E की वैल्यू 12 वोल्ट है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। कितनी करंट यहां से फ्लो होगी वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए I की जो वैल्यू होगी E अपॉन स्मॉल r की होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा है। और जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो जो I की वैल्यू E अपॉन
आर के इक्वल हो जाएगी। ई की वैल्यू है 12, आर की वैल्यू 0.4, इसे हम लिख देंगे 120/4 यानी 30 एम्पियर करंट आएगी। वेरी गुड, फाइंड कर लिए। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है करंट के चैप्टर के लिए। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? दो। पहला किरचॉफ करंट लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम बताएंगे किरचॉफ करंट लॉ। देखिए यहाँ पर ये मैंने सिंपल डायग्राम लिया है। यहाँ पर ये I1 करंट इस जंक्शन पे इंटर कर रही है और ये I2 करंट इंटर कर रही है। यहाँ से तीन करंट I3, I4, I5 ये आउट हो रही हैं। I1 प्लस I2 की जो वैल्यू होती है वो I3 प्लस I4 प्लस I5 की होती है। यानी जितनी करंट जंक्शन पे इंटर करेगी उतनी ही सेम करंट जंक्शन से आउट होगी, ऐसा किरचॉफ ने लॉ दिया था। यानी जितना, एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही चार्ज जंक्शन से आउट होगा। तो जितनी करंट यहाँ पर इंटर करती है उतनी करंट आउट होती है जंक्शन से। तो ये I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 के हो। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। इसको हम किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ लूप लॉ। देखिए यहाँ पर एक मैंने ये लूप ड्रॉ किया है, ए बी सी डी। ए बी सी डी इस लूप में यहाँ पर ये मैंने एक सिंपल करंट ली है आई। तो ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ लूप लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए हम ए से बी चल रहे हैं, लूप में घूमना है। क्या करेंगे? चार्ज को मूव कराते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। देखिए लूप ए बी सी डी में हम कितना चार्ज मूव कराएंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हम मूव कराएंगे, तो देखिए ए से बी जब हम चलेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, देखते हैं दोबारा और कुछ। चलिए देखिए ए से बी चलते हैं। ए से बी कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? वी ए माइनस वी बी। बी से सी चलेंगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? वी बी माइनस वी सी के इक्वल। सी से डी चलेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी सी माइनस वी डी के इक्वल होगा। और डी से ए चलेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी डी माइनस वी ए के इक्वल होगा। इस टोटल को ऐड करिए, वी ए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी बी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी सी कैंसिल हो जाएगा, वी डी कैंसिल हो जाएगा। टोटल का सम कितना आ गया? 0। तो देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप कंप्लीट एक लूप में मूव कराते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होगा। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक सर्किट लिया है, इसमें 3 रेजिस्टेंस हमने लिए, R1, R2, R3। तो यहाँ पर इस लूप में ये I करंट हमने ली है। तो जो भी वैल्यू आएगी I की वो हम फाइंड करेंगे KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा? देखिए जब हम इसमें, सबसे पहले एक पॉइंट और बताते हैं, साइन कन्वेंशन देख लीजिए। यहाँ पर ये मैंने करंट ली, तो बैटरी का जो साइन कन्वेंशन होता है
इसको प्लस साइन देते हैं, इसको माइनस साइन देंगे। जब हम करंट में यहाँ पर रेजिस्टेंस में साइन देंगे तो ये करंट इस डायरेक्शन में जा रही, तो जो पहला है उसको हम हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव साइन से शो करेंगे, और दूसरा टर्मिनल मतलब ये इसको निगेटिव साइन दे देंगे। फिर यहाँ पर इसको प्लस हाई पोटेंशियल, इसको निगेटिव साइन देंगे लो पोटेंशियल। उसी तरह से इसको हम प्लस देंगे, इसको माइनस देंगे। ओके, ये हाई पोटेंशियल शो कर रहा है, लो पोटेंशियल। जो करंट होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। अब यहाँ पर ए से चलिए, देखिए आई R1 होगा पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR2 होगा, इसके क्रॉस IR3, सभी में प्लस साइन पहले मिल रहे थे तो हमने प्लस साइन लगाया। अब यहाँ पर जब आएंगे तो माइनस साइन पहले मिलेगा, माइनस E0 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 के होगा। इसमें देखिए सभी में I कॉमन है, E0 को राइट साइड मैंने ट्रांसफर कर दिया, I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी E0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 के। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है ना? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हम ऐसे अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम है। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना? देखिए यहाँ पर हम इक्वेशंस लिख के दे रहे हैं, सॉल्व करने का काम आप लोगों का है। देखिए यहाँ पर एक लूप है ABCFA, लूप ABCF ए, इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे। KVL जब अप्लाई करेंगे, ए से चलिए -2 प्लस, यहाँ पर हमने करंट देखिए डिवाइड की है, यहाँ से हमने आई करंट, ये आई करंट लिए, इधर I1 गई है, इधर I-I1 है, तो जैसी करंट है वैसे ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस साइन आएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, और ये I-I1 इंटू 2 प्लस 6, और ये -I-I1 इंटू 3 इक्वल टू 0। ओके, इसे सॉल्व करिए, -2 प्लस, सॉरी, -2I प्लस 2I1 प्लस 6 -3I प्लस 3I1 इक्वल टू 0। इसे ऐड कर लीजिए, -2I -3I -5I हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 5I1, और ये माइनस प्लस 4, देखिए -2 प्लस 6, ये +4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी, सॉरी इक्वेशन आएगी। इसी तरह से इस लूप में हम KVL लगाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, इसमें KVL लगाते हैं, बाई KVL इन लूप CDEFC। देखिए जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो यहाँ से चलेंगे 2I1, ये प्लस साइन के साथ आएगा, यहाँ पर +3I1, और -6 इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 5I1 इज इक्वल टू 6, I1 की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। आ गई वैल्यू I1 की।
और ये जो इक्वेशन आई थी यहाँ पर, आजा भाई, ये अब इक्वेशन चली गई है, बड़ा टाइम लगता है। हाँ, आ गई। -5i और +5, i1 की वैल्यू 6/5 है, और ये +4 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बचेगा, 6 4 10 होगा, -5i, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, -10 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी। तो ये वैल्यू आई की आएगी, i1 दोनों आ गए। अब देखिए इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए हमने सेल बैटरी पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले, V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं सेल के, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने ये E1 E2 E3 E4 E5 EN, कई सारी n बैटरी ली हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, और इनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 R4 R5 Rn है। तो सीरीज में जब इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, तो जो सिंपल रेजिस्टेंस के लिए सीरीज के लिए जो फार्मूला होता है, वही सेम फार्मूला इनके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए होगा। फिलहाल यहाँ पर हमने बताया है ये इसका ई इफेक्टिव होगा, आर इफेक्टिव। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी जब हम लिखेंगे, तो ये पहले इसका ई वन लिखेंगे माइनस आई आर वन, फिर ई टू माइनस आई आर टू, ई थ्री माइनस आई आर थ्री, ई फोर माइनस आई आर फोर, और E5 माइनस आई आर फाइव, और EN माइनस आई आर एन। तो ये इस तरह से हम E1 E2 सबको हमने लिख दिया। अब इस इफेक्टिव के लिए जो लिखेंगे, तो VA माइनस VB, E इफेक्टिव माइनस आई आर इफेक्टिव, और इनको हम कंपेयर करेंगे, तो E इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट EN के इक्वल होगी। ठीक है, किसका आंसर आया है? 1.2। हाँ सही है। आर इफेक्टिव, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा स्मॉल आर इफेक्टिव की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn के इक्वल होगी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। जब यही बैटरी पैरेलल में कनेक्ट होती हैं, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये देखिए मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया है। यहाँ पर ये बैटरी E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3। तो इस तरह से मैंने n बैटरी कनेक्ट की है, और ये इसका इफेक्टिव ईएमएफ होगा E इफेक्टिव, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो स्मॉल आर इफेक्टिव होगा। देखिए यहाँ पर अब इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है करने का आपको, अभी तो आप इसका फार्मूला ही देख लीजिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस के लिए, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn, ये फार्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जो इफेक्टिव ईएमएफ के लिए होता है, ये थोड़ा देखिए बड़ा अजीब है, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है। ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है, E1/R1, E2/R2, E3/R3 प्लस डॉट डॉट EN/Rn। ये जो आर इफेक्टिव लिखा है ना, जो ये यहाँ से आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, आर इफेक्टिव वही है, कोई स्मॉल स्मॉल आर छोटा मोटा नहीं है। इस पूरी आर इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट है। ये E1/R1, E2/R2, E3/R3 सॉल्व करेंगे तब इफेक्टिव ईएमएफ आएगा। क्लियर? अब देखिए जो बोर्ड है उसमें से बहुत सारा सिलेबस हट भी गया है। जैसे आपका मीटर ब्रिज है,
पोटेंशियोमीटर वायर है, ये हट चुका, रिमूव हो गया, कोई बात नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अपन बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बताएंगे। किसको बताएंगे? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो मैंने डायग्राम लिया है, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3, ये R4, बीच में R5 कनेक्ट किया है और गैल्वेनोमीटर लगा है। तो जब इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करती है, उस कंडीशन में जो ब्रिज होता है व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जब फ्लो ना हो तो उस कंडीशन में ये जो ब्रिज होता है इसको हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या कंडीशन आती है उसको यहाँ पे हम समझाएंगे। तो करंट यहाँ पर कब फ्लो नहीं होगी, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, देखिए यहाँ पर दो पॉइंट लिए हैं, तो इन सी पॉइंट और डी पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल जो इनका होगा वीसी वीडी इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। गैल्वेनोमीटर से जो करंट होगी वो जीरो होगी, आईजी की वैल्यू जीरो होगी। अब देखिए यहाँ पर जो लूप है, यहाँ पर देखिए ये दो लूप बन रहे हैं, एक ए सी डी ए बन रहा है, दूसरा बी सी डी बी बन रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर केवीएल दोनों लूप में एक एक करके अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बैटरी लिए, इससे आई करंट लेंगे, यहाँ पर ए पॉइंट पे करंट जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, इधर I1 करंट जाएगी, इसमें I2। अब मैंने पहले ही बता दिया है इसमें करंट जानी नहीं है, तो जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो ये यहाँ से सीधी गई यूं बी पे पहुंच जाएगी। ओके, देखिए यहाँ से ये आई करंट चली बैटरी से, यहाँ पर दो रास्ते पे डिवाइड हो जाएगी, एक में I1 जाएगी, दूसरे में I2 करंट जाएगी। अब यहाँ पर ये करंट इधर जा रही थी, इसको इधर जाना चाहिए, रेजिस्टेंस लगा है, लेकिन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि इधर कोई करंट नहीं जानी चाहिए, तो अब नहीं जानी चाहिए तो नहीं जानी चाहिए, नहीं भेजेंगे, IG को जीरो कर दीजिए, और जब इधर कोई करंट नहीं जाएगी तो इस I1 सीधी चली जाएगी और ये I2 ऐसे जाएगी, यहाँ मिल जाएगी जाके। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसमें KVL लगाते हैं, लगाइए KVL। तो यहाँ से ये करंट चल रही, ये प्लस होगा, यहाँ पे करंट है नहीं, ये करंट इधर जा रही, ये प्लस ये माइनस होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से I1 R1 प्लस साइन के साथ मिलेगा, देखिए जो पहले साइन है उसी को हम लिखेंगे I1 R1। यहाँ से कोई करंट नहीं है तो इसके क्रॉस I0, तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचेंगे, इधर आएंगे तो माइनस साइन मिलेगा, I2 R2 आएगा, और टोटल का सम जो होता है वो जीरो होता है, इक्वल टू जीरो कर देंगे। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 के हो जाएगा। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 की जो वैल्यू आएगी वो R2 अपॉन R1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे लूप में KVL लगाएंगे, लगाइए। सेकेंड लूप में I1 R3, यहाँ पर देखिए इसमें ये प्लस साइन लेंगे इसका, और यहाँ पर इसका ये माइनस साइन लेंगे, माइनस I2 R4 इज इक्वल टू जीरो क्या होगा, I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3 के हो जाएगा। अब देखिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की I1 अपॉन I2 है तो इक्वल है। मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग यदि किस दो इक्वेशन में यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है, कर दीजिए इक्वल। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R4 अपॉन R3 के, तो यहाँ से R1 अपॉन R2 की वैल्यू
R3/R4 के इक्वल आएगी। क्लियर? ओहो, क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है। अरे भाई, तो पूरा डायग्राम मिटा। चलिए बना देते हैं। देखिए, ये मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया। हो गया। तो ये करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आई की वैल्यू। क्या करेंगे? सबसे पहले ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, हमने बता दिया। कैसे? देखिए, R1/R2 का जो रेशियो है वो R3/R4 के इक्वल है। इधर भी 2/4 है, इधर भी 2/4 है। तो यहां से अपन ये बीच का रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में ये इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं करती इससे। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज में कनेक्ट होंगे, 2 मिलके 4 ओम बन जाएगा। थोड़ा आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। वो मेरे को क्या है ना, आज थोड़ा एक शॉट में लेक्चर लेना है। और तो ये 4 4 8 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। तो यहाँ पर 8 एलसीएम होगा, 4 2 जा 8, 2 8 1 जा 8, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। अब ये 1/R आया, बता चुके हैं। पैरेलल में थोड़ा याद रखिएगा, इतने पे ही मत छोड़ दीजिएगा। कुछ लोग यहीं पे ही छोड़ देते हैं, 3/8 ओम निकाल देते हैं। अरे 8/3 होगा, पलटना भी है इसको। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू 8/3 ओम आएगी। ठीक। करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, आई की वैल्यू V/R करेंगे। V की वैल्यू 40 वोल्ट है। 40/8/3 करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, 120/8 होगा। 8 का 120 में डिवाइड करेंगे, 15 एम्पियर करंट आ जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व है पहले से। और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। बताते हैं। देखिए, ये रेजिस्टेंस एक और लगाना है। यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, 5 ओम लगा सकते हैं, हमें सोचना भी नहीं। यहाँ पर सी और डी के क्रॉस रेजिस्टेंस आर सी डी फाइंड करना है। ये डायग्राम दिया है, 3 ये 4 ये 6 ये 8। कुछ नहीं है, कठिन नहीं है, सिंपल है। 3/4, 3/4 ही रहेगा। 6/8 को जो हम करेंगे, R1/R2 जो है ये 3/4 है। ये 3/4 है। R3/R4 जब निकालेंगे तो 6/8 को भी लिखें तो हम 3/4 ही लिखेंगे, ये काटना पीटना नहीं है। तो R3/R4 भी कितना है? 3/4, यानी इनका रेशियो सेम है। तो बीच का रेजिस्टेंस हटाने को बनता है, हटाते हैं। पहले इनको भी हटा देते हैं, हमको यहीं लिखना भी है ना। हटा दिए, यहीं सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी ये सीरीज में जोड़ेंगे 6 3 9 ओम। और आप लोग ऐसे मत करिएगा, ठीक है? 8 4 12 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, विधिवत लिख लीजिए। 1/R इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/12।
इसका हम एलसीएम 36 ले सकते हैं। 9 4 जा 36 होगा, 12 3 जा 36, ऐड कर दिया, ये 7/36, 1/r की वैल्यू आई है। आर इफेक्टिव निकालेंगे, आर की वैल्यू 36/7 ओम हो जाएगी। आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अरे बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए यहाँ पर हम सिमिट्री सर्किट बताने वाले हैं। सिमिट्री सर्किट में यहाँ पर ये बॉडी डायगोनल सिमिट्री, कौन सी सिमिट्री है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब होता है ये हमने क्यूब लिया है और इसके एक डायगोनल पे ये ए पॉइंट है, दूसरे डायगोनल पे ये बी पॉइंट है, इसके क्रॉस हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एक बैटरी लगाई है, इससे ई नॉट की, यहाँ से आई करंट चलेगी, ये तीन पार्ट में इक्वल करंट डिवाइड होगी, I/3 I/3 I/3। ये I/3 करंट यहाँ पे जब जाएगी तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, सेम रेजिस्टेंस लगे हैं सभी में, यहाँ पर सभी वायर में सेम रेजिस्टेंस आर लगा है, तो सिमेट्री है, इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगी। ये I/3 जब डिवाइड होगी दो पार्ट में तो I/6 हो जाएगी। ये I/3 यहाँ पर फिर से डिवाइड होगी जाके इस पॉइंट पे, तो ये भी I/6 होगी। ये I/3 करंट इस पॉइंट पे डिवाइड होगी, I/6 ओके। तो अब ये आगे जाके मिलेगी, तो ये I/3 ये I/3, इसमें भी I/3 होगी, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये क्यों इरेज हो जाए, इस लूप में हम केवीएल लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये इस लूप में हम केवीएल लगा के निकल, आप लोग देखिएगा। थोड़ा क्लीन क्लीन, यहां से हम चलते हैं, पहले -E0 लिखेंगे, फिर यहां से जब आगे बढ़ेंगे I/3 करंट है, ये स्मॉल r रेजिस्टेंस है, तो I/3 इंटू आर, यहां पर चलेंगे I/6 करंट है, और फिर यहां पर जो हम जाएंगे तो ये I/3 करंट है, लिख दीजिए I/3 इंटू आर इक्वल टू 0। इस E0 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, I इंटू आर कॉमन हो जाएगा, और ये E0 के होगा यहाँ पर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। देखिए यहाँ पर हम 6 को एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम लेंगे? 6। तो ये I इंटू आर, यहाँ पर जब 6 एलसीएम लेंगे तो ये देखिए 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2, और ये E0 है, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी E0 अपॉन ये 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 R/6, और इसको हम कंपेयर करेंगे I इज इक्वल टू E0 अपॉन R इफेक्टिव से। पूरे सर्किट पे हमें R इफेक्टिव लगाना है ना, R इफेक्टिव से कंपेयर करिए, 5R/6 आ जाएगी वैल्यू, ये R इफेक्टिव आएगा। पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो 5R/6 के इक्वल होगी। वाह वाह, आगे, अरे बड़ी देर से आते हो। देखिए ये R इफेक्टिव की वैल्यू 5R/6 के इक्वल होगी, कोई डाउट नहीं होगा किसी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of resistor? Okay. एक बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, ये कनेक्टेड है एक रजिस्टर से, करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस फाइंड करना, सिंपल सी बात है, बनाते हैं डायग्राम। ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर है और ये 3 ओम है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है और करंट की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर। निकाल लेते हैं। देखिए आई इज इक्वल टू ई वाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की होगा। आई की वैल्यू 0.5 है, ई की वैल्यू 10, कैपिटल आर निकालना, स्मॉल आर की वैल्यू 3 है। यहाँ पर r प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5 20 की हो जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी, 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, 20 माइनस 3 17 ओम आ गया होगा। ओके आ गया, अच्छी बात है। What is the terminal voltage of battery when the circuit is closed? टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, आसान है। V इज इक्वल टू होगा E माइनस आई आर के, तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू 10 माइनस आई की वैल्यू 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो 10 माइनस 1.5 ये वैल्यू 8.5 वोल्ट आ जाएगी। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो 8.5 वोल्ट के इक्वल होगा। वैसे ये भी आंसर आपका सही आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये हमने बैटरी पे क्वेश्चन कराया था और ये अपन वेट स्टोन ब्रिज पे कराए ना। तो फिलहाल जो देखिए आप हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है ना, उसमें ये इतना ही सिलेबस बचा है, और इतना ही सिलेबस था बोर्ड के लिए, और अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कर लिए, थ्योरी भी पढ़ ली, रिवाइज भी कर लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा चैप्टर है। एक पॉइंट और बताना है, पावर हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड इन रजिस्टर। तो हीट जनरेट होती है रजिस्टर में H की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होती है, ये हीट जनरेट होती है। H इज इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। ओके, और यहाँ पर पावर जो होती है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होती है, लेकिन यहाँ पर जो हीट जनरेट होगी उसी के टर्म में लिखेंगे, यानी H बाई टी, यानी ये आई स्क्वायर आर के इक्वल होती है जो पावर होती है। और इसको हम आई को V बाई आर ओम्स लॉ से इसको हम V स्क्वायर अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं या वी आई टी भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हीट जनरेटेड इन रजिस्टर आ जाएगा। और वैसे हमारे सिलेबस में बहुत कुछ है, लेकिन करंट में काफ़ी कुछ हटा दिया था, तो इतना ही हमारे सिलेबस में है, तो बोर्ड का नया सिलेबस था। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे रखते हैं, कल अपन कोई अच्छा सा टॉपिक लेके मिलेंगे।
उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, कोई शायरी सुनने के लिए कह रहा था, कोई बात नहीं है, फिर सुनाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वैसे एक शायरी सुना सकते हैं, क्या ही सुनाए। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह जो तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। वैसे हमको शायरी वारी नहीं आती, ये शायरी है क्या है मेरे को नहीं। ओके।